फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 2 आंसर की आज के पेपर की। तो दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड के और हिंदी के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं और जिनके बारे में मैं श्योर हूँ, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। जो चीज़ नहीं है वो आप ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब देख लेना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कितनी जाएगी। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि पेपर थोड़ा टफ तो आया था। जीएस बहुत अजीब सी आई थी, तो बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों की जीएस जो है वो अच्छी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ जाने वाली है। अगर किसी के 80 प्लस आ रहे हैं तो वो मान के चलिए वो मेंस की तैयारी कर कर रहा है और वो अपना सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर दे। अगर उससे कम आपके आ रहे हैं तो आप कैटेगरी में हैं तो आप हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब जनरल में थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। और कोई बात नहीं, बाकी एलटी वगैरह की तैयारी तो है ही, उसको करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप 80 प्लस हैं तो आप श्योरली आप आराम से हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेपर थोड़ा अजीब सा है। हालांकि जो उत्तराखंड है वो थोड़ा ठीक था और हिंदी भी इजी थी, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो इतना अजीब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं तो ऐसे हैं जो 60-65 क्वेश्चन करके आए हैं। तो इसीलिए जो है उनकी तो कोई उम्मीद है भी नहीं। जो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करके या 90 या इतने क्वेश्चन करके आए हैं, उनकी थोड़ा बहुत उम्मीद है, ओके। और जो कई बच्चे मुझे इस तरीके के भी मैसेज करने वाले मिले हैं अभी, और कुछ के कॉल भी आए जो कि 150 में से 150 क्वेश्चन करके आए। तो दोस्तों, उनका भी होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा तुक्के अगर आप मारोगे तो ये कोई सीटेट का एग्ज़ाम तो है नहीं जो आप जुगाड़बाजी करके पास हो जाओगे। यहाँ पर तुक्के नहीं, एक्यूरेसी से काम करना था। और कहीं ऐसे हैं महानुभाव जो 150 में से 150 करके आ गए हैं, ठीक है। तो खैर जो भी है, अब जो भी हो गया तो हो गया। खैर देख लीजिए, जितना भी आंसर मुझे इसमें मिला था देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पहला क्वेश्चन था, साला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो साला दर्पण दोस्तों ये कोई नेशनल परियोजना नहीं थी, इसीलिए जो है मैं अब इसको कवर नहीं कर पाया। क्योंकि साला दर्पण वैसे आपके सिलेबस के अंदर कहीं भी इस तरीके का जिक्र नहीं है। ये एक राज्य सरकार की स्कीम है, राजस्थान सरकार की ये स्कीम है। और बेसिकली ये रिलेटेड है किससे, स्कूलों के अंदर जो स्टैंडर्ड सुधारने से लेकर है। जो इस प्रकार के स्कूल हैं जहाँ पे भी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अभिभावकों को इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो बेसिकली आदर्श विद्यालयों से रिलेटेड होगा, ओके। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आरटीई के अंदर नॉर्मल पूछा होता तो कोई भी इसको कर लेता, लेकिन उन्होंने उसके आर्टिकल के अंदर भी आर्टिकल जो है वो चीज़ पूछी है। तो इतना अगर किसी ने डिटेल स्टडी की है तो वही इसको कर पाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर होना था 12(1)C, ओके। बाकी तुक्के में अगर किसी का हो गया होगा सही तो वो बात अलग है। अगला देखिए यहाँ पर है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो किसकी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। इन सभी से ये रिलेटेड है, डिजिटल जेंडर एटलस, ओके। अगला था, नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार था। तो फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। जो बाद में एक वीडियो बनाया था काढ़ा वाला वीडियो, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस कर ही लिया था आपसे। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सबने सही किया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के अंदर ये था, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना था ये मुदालियर होना था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, कई बार मैं बता चुका हूँ। उसके बाद राधाकृष्ण जो आयोग है उसका संबंध किससे था, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, उच्च शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो मैंने जब आपको नेशनल नॉलेज कमीशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि जितना भी हायर लेवल पर जो अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए एक हायर जो इंडिपेंडेंट एक हायर अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, ओके। अगला देखिए दोस्तों, गांव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना का जो सबसे पहले सुझाव दिया था वो किसने दिया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या जिसको हम राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारे पास, एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र है। तो ये मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा,
जिसके नाम पे ही टीई यानी टीचर एजुकेशन है, इसका मतलब वो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड होगा। अगला था इसमें दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष थे। ओके, चलते हैं आगे। अगला था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था वैल्यू जो शब्द है, अरे यार ये क्या हो गया, जो वैल्यू है उस शब्द उसकी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों ये जो वैल्यू शब्द है इसकी उत्पत्ति वेलेर शब्द से हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर था वेलेर, VALERE। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी जो है वो करके आए हैं वेल्यूर, लेकिन वेल्यूर सही नहीं है, वेलेर सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट था अनुशासन प्रेम पर नियंत्रित होना चाहिए या कहा था, तो ये मेरे को भी नहीं मिल पाया ये कथन किसका है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो दोस्तों डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम है उसमें टोटल जो है 9 डोमेन्स जो हैं वो सम्मिलित थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आए हैं, CIET है ना, तो ये सिंपल था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कई लोगों ने ऐड करके आए तो इसलिए वो गलत हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होना था। अगला देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे मिल नहीं पाया है, ये इस क्वेश्चन को जब आप ऑफिशियल की आएगी तो इसको तब देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट था शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1958-59 है। 1958-59 से जो है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो यहाँ पर है पाठ्यक्रम क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल और ये सभी, तो ये सारी ही क्रियाएं जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए ये सभी होना था। अगला कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है। तो यहाँ पर था संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या ये सभी, तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर भावात्मक क्षेत्र होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड के द्वारा भावात्मक क्षेत्र नहीं होता है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एजुकेशन एंड मैन के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था F.A. फ्रोवेल। F.A. जो फ्रोवेल है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और अगला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर फ्रोवेल ही था, किंडरगार्टन, ये मैंने आपको बताया था, किंडरगार्टन पद्धति देने वाले थे F.A. फ्रोवेल। ओके, अगला नेक्स्ट शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो शिक्षण जो कौशल है उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा शिक्षण विकसित होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होना था इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में वो कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है हमारे B.Ed में भी होती है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली शिक्षण जो कौशल होते हैं, टीचिंग स्किल्स होती हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर बता रखा था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था, अभिक्रमित अनुदेशन, तो मैंने कई बार बताया था कि B.F. स्किनर के द्वारा ये दिया गया, तो आई होप आप लोगों ने ये सही किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट था दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, UGC की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, 1956 UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें 53 करके आए हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मली तो वो इस्टेब्लिश 53 में हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो 1956 में बनी थी। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। तो 1986 में क्या किया गया, प्रत्यागमन के रूप में, निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो ये परसों जब मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये इसकी थीम थी 1986 की पॉलिसी की। तो अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपने ज़रूर इसको सही किया होगा, शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है। तो फ्रेंड्स शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बहु इंद्रिय उपागम से संबंधित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंद्रियां हैं हमारे उन सभी का यूज होता है शिक्षण सहायक सामग्री में। ओके, बाकी जो है ये सब उसी के अंदर आएगा, कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें उसी के अंदर आनी थी। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, लीड थायर के अनुसार संप्रेषण को कितने भागों में आएगा, ये आप ऑफिशियल की आएगी तभी देख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 1973 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1973।
उसके बाद अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो NCTE की जो स्थापना है वो 1995 में दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बुक है उसमें मैंने जब सर्च किया तो 1973 उसका राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट जो मेथड है वो भी एक शिक्षण विधि है, कहानी जो मेथड है यानी स्टोरी टेलिंग वो भी एक शिक्षण विधि है, और ह्यूरिस्टिक मेथड वो भी एक शिक्षण विधि है। प्रदर्शन प्रदर्शन कोई शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि ये तो टीचिंग स्किल के अंदर आता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर प्रदर्शन होना था, डेमोस्ट्रेशन। नेक्स्ट CAI यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो यहाँ पर था कि व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, या ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीसरा आंसर ये नेगेटिव है, सत्ता की आलोचना करना, ये आपका शिक्षण कौशल नहीं था, ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होता है, हमेशा एक ब्रॉड क्षेत्र होता है, मूल्यांकन का विस्तृत क्षेत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि उनको ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट था, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो बहुउद्देशीय जो मल्टीपर्पज स्कूल्स हैं उनकी अवधारणा जो है मुदालियर आयोग यानी कि जी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई। तो ये हुई आप कब हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा हटके था, ये किसी मतलब सिलेबस के अंदर भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा ये मैंने कवर नहीं कर पाया इसको। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो इसका 1980 राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रूषा, तो ये सब ने किया होगा, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये तो गलत करने का मतलब ही नहीं बनता था। नेक्स्ट उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो जो मूल्य विकास यानी कि वैल्यू का डेवलपमेंट है वो कंप्यूटर का काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, कोठारी जो आयोग है 1964 कई बार बताया है। उसके बाद नेक्स्ट था, राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है। तो फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉलेज हैं उनका सुझाव ये आपका मेरे ख्याल से जो है ये दिया था राधाकृष्णन आयोग ने, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ओके। तो आप वेट कीजिए इसके लिए। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो शिक्षण कार्य के 3 मुख्य घटक मैंने बताया था, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक छोर पे शिक्षक होता है, एक छोर पे विद्यार्थी, और उनको जोड़ने वाला कौन होता है, सिलेबस होता है। तो ये बता रखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मतलब नॉर्मली जो है वो आना बहुत मुश्किल है, अगर आपने बहुत डीप पढ़ा है तभी आएंगे। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ IM बैडमिंटन की जागरूकता अभियान के लिए PV सिंधु जो है इसमें इनको एक एम्बेसडर बनाया गया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है। तो ये इलेक्ट्रा अगर आपको पता भी नहीं है तो गोल्ड कप अगर आपको पता है तो गोल्ड कप दोस्तों टेबल टेनिस से होता है। तो ये राइट आंसर बी होना था। फिर नेक्स्ट था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शासित और राज्यों के विलय हेतु 2019 में बिल पारित हुआ। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के जो है विलय के लिए जो है वो बिल 2019 में पारित हुआ था। अगला था कि जो भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 भेजा था, जिस टाइम पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर गए थे, काफ़ी कुछ हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था। इसीलिए इसकी डेट भी पूछी हुई है उन्होंने एग्जैक्टली, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड पूरे देश में रहा था जबकि मिशन फेल हुआ था लास्ट में, है ना। तो इसमें 22 जुलाई जो है 2019 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ओके। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के 2018 का दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 2019 नहीं पूछा, 2020 नहीं पूछा, 2018 पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से तो इन चारों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो है वो 2018 का जो दादा साहब फाल्के हैं वो उनको दिया गया था, ये यार जो मरणोपरांत दिया गया था वो किसी को, तो वो क्या नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, ओके। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुपम खेर है, अनुपम खेर नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सर्च की भी किया है तो वो 2018 का इनमें से कोई भी नहीं है, ओके। अगला देखिए 2019 का अमिताभ बच्चन था। उसके बाद सुंदर पिचाई तो ये सभी जानते हैं यार, ये गूगल क्या ये
LAC प्लिंक, गूगल के ही जो है ये CEO है। उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क SOP 5-25 COP25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25, तो ये हुआ था दोस्तों मैड्रिड स्पेन के अंदर हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ओके, तो ये जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, मैंने आपको क्लाइमेट वाला जो वीडियो है उसमें बताया भी था, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट वाला है ये करंट के अंदर आ गया, क्योंकि लास्ट तो 2015 के अंदर जो पेरिस में हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज, उसके बाद जो है ये वाला इंपॉर्टेंट था मैड्रिड में, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओस्लो डिक्लेरेशन, तो ओस्लो डिक्लेरेशन बेसिकली किस लिए था, तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही टफ था, क्योंकि अगर जिसने डीप नॉलेज होगा जिसको करंट अफेयर का या जो इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ता होगा उसे आ सकता है। इजराइल सरकार और पैलेस्टीन जो है उनके बीच में ये मुक्ति मोर्चा के बीच में एक समझौता हुआ है, वही है ओस्लो डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय संविधान के 243, तो ये हमने अभी कल ही परसों ही डिस्कस किया था, पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट था प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन भी था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आपने गलत नहीं करना था। उसके बाद ओलंपिक जो मसाल है ये किस लिए जलाई जाती है, आप जानते हैं ओलंपिक शुरू होने से पहले लगातार एक मसाल जलती है, तो वो मसाल जलती रहती है जब तक ओलंपिक चलता है, तो वो एक निरंतरता का प्रतीक होता है, कंटिन्यूटी का, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाना था। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव है तो उसमें उनके बच्चों में क्या रक्त हो सकते हैं, तो अगर माता पिता दोनों ही AB पॉजिटिव हैं तो बच्चे जो हैं AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव या B पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में जिंक उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम सब जानते हैं यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था प्रकाश वर्ष की दूरी, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, परसों जो है पेपर में करवाया भी था मैंने ये, तो ये दूरी की यूनिट है प्रकाश वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट था सोलर जो सेल है वो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को क्या करता है, इसको तो आप दिमाग से भी कर सकते हैं भाई, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में उत्पन्न क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आसान था, रक्त में पाई जाने वाली जो कणिकाएं हैं वो उनका संबंध जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो दो ही कणिकाएं होती हैं RBC और WBC, तो जिसमें WBC का जो संबंध होता है वो आपके इम्यून सिस्टम से होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी को वो बना के रखती है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स इसका आंसर था। उसके बाद टीकाकरण की शुरुआत जो है आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट था, ये भी आसान क्वेश्चन था, वाहनों का पीछे का जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, तो आप जानते हैं जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो उसके माध्यम से बड़ा एरिया छोटी चीज़ में कवर हो जाता है, तो हम जब बड़े एरिया को छोटे उसमें देखना होता है तब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर जाकर खुद ही रुक जाती है, क्यों रुकती है, तो भाई गेंद लुढ़क रही है लेकिन धीरे धीरे उस पर क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, और घर्षण बल उसको क्या करेगा, रोकेगा और एक टाइम में वो रुक जाएगी, तो इसलिए घर्षण बल के कारण वो रुक जाएगी। अगर घर्षण समाप्त कर दिया जाए, दिमाग लगाना था आपने कि अगर घर्षण सपोज एक सतह है जो चिकनी सतह है और उसमें बिल्कुल भी घर्षण नहीं है, जीरो घर्षण है, तो क्या कोई लुढ़कती हुई गेंद कभी रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होना था। नेक्स्ट था वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था पीटर हैंडके, जो साहित्य का नोबेल था वो पीटर हैंडके को दिया गया। नेक्स्ट था प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है, तो ये था एंथोसाइनिन की उपस्थिति से लाल रंग होता है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणें थी, तो ये पता नहीं क्या था दोस्तों, ये अजीब सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, ये आसान क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत में जब पहला भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, तो हम सब जानते हैं यार JB जो कृपलानी जी हैं वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस टाइम पर। उसके बाद है नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं जो कि 2011 की जनगणना अगर किसी ने पढ़ी भी होगी तो भी वो इसका आंसर नहीं करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक तो बताना है कि उनकी जो राज्यों का दूसरे राज्यों का, दूसरा उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से बताना है कि किस में न्यूनतम है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों, तो ये टफ क्वेश्चन के अंदर मैं मानूंगा इसको, हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर आप जब की आएगी तभी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा बोरा जो है वो साइबेरिया के अंदर नहीं चलती है, बाकी जो फान है वो आल्प्स पर्वत पे थी, मिस्ट्रल जो है वो राइन घाटी में चलती है, और खमसिन जो है वो
इजिप्ट के अंदर चलती है। तो ये सारी आपकी चलने वाली विंड्स हैं, वहाँ पर लोकल विंड्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा है। तो यहाँ पर जो बेंगोला की जलधारा है वो एक कोल्ड करंट है, बाकी जो गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और अगुलहैस ये सारी गर्म है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। तो केरल में जो है वो सड़क की सघनता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये अमेरिका के अंदर एक खनिज वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि कोई भी इनको न कर पाए और जो तुक्का मारे तो उसका गलत हो जाए, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं। नेक्स्ट है डागर जो बैंक है जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र। तो डागर बैंक बहुत ज़्यादा फेमस है और आप सब जानते हैं यार, अगर थोड़ा बहुत भी आपने मैप को स्टडी किया तो आप जानते हैं जो उत्तरी सागर है ना, जो कि नॉर्थ अटलांटिक है उसके थोड़ा ऊपर जाके है, तो वहाँ पर ये डागर बैंक है जहाँ पर बेसिकली दो जो गर्म और ठंडी जल धारा आपस में मिलती है, ऐसी जगह पर फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए अच्छा क्षेत्र हो जाता है। तो वही क्षेत्र ये डागर बैंक कहलाता है। ग्रैंड बैंक, डागर बैंक, ये सब सुना होगा आपने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का था। तो ये एंथ्रासाइड कोयला जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। एंथ्रासाइड मैंने एक बार बताया था। तो क्योंकि ए एंथ्रासाइड ए से आ रहा है और ए क्या होता है, फर्स्ट लेटर, इसका मतलब फर्स्ट यानी टॉप क्लास का जो होगा वो कोयला एंथ्रासाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग जो सी है उसमें 10 राज्य थे 1950 में। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास भारतीय संविधान एक स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो ये लिखने वाले हैं ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ग्रेनिविले ऑस्टिन ने ये पुस्तक लिखी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वैसा क्वेश्चन था, मतलब टफ क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने किया होगा ये। नेक्स्ट है नानाघाट अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होना था ये होना था सतकर्णी फर्स्ट, ठीक है। तो जो सातवाहन वंश है उसके बारे में बेसिकली जानकारी मिलती है। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र का है ये, और उसी में सातवाहन शासक सतकर्णी फर्स्ट का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। फिर नेक्स्ट है आपके पास इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये तो हमने कर लिया। थोड़ा मैथ्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 से मैथ्स थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 106 वाला था इसमें जो राइट आंसर होना था वो होना था 3, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। जो बचा हुआ इसमें कलर था, इसमें पूछा हुआ था ना कि आनंद को किस अंक से प्रदर्शित किया जाता है, तो आपने यहाँ पर इनको आपस में मैच करके तब देखना था। तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट जो है ये आपका जो ब्याज वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 874.75 यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन शिकारी वाला। तो इस शिकारी वाले जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 108 इसमें जो है 9 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापक, लेखक और पुरुष, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये अलग अलग हैं डोमेन में, ठीक है। और क्योंकि अध्यापक जो हैं वो लेखक भी हो सकते हैं, लेखक जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष जो हैं वो लेखक भी हो सकते हैं, लेखक अध्यापक भी हो सकते हैं, तो तीनों एक दूसरे में हो सकते हैं, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है 110 वाला। तो 110 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों इसमें राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 नाव वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो राइट आंसर हो रहा था, अभी मैंने इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 8:3 है। उसके बाद नेक्स्ट 10112। तो यहाँ पर जो 112 वाला जो है ये आपका, ये भी टफ क्वेश्चन के अंदर मानूंगा मैं इसको, एग्जाम के अंदर तो वैसे ही टाइम नहीं होता है। तो खैर इसका जो राइट आंसर है वो 125 दिन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 जो है इसमें क्या करना था, पहले एक्स लेना था और उसके बाद जो है उसका वो कह रहा है कि इसका 150%, तो इसका 150% यानी कि 150/100 और वो 0.25 के बराबर 4 के बराबर था। तो फिर जब इससे x की वैल्यू निकल जाती है उसके बाद 0.2% निकालना था इसका। तो इस तरीके से ये जो सॉल्व करके टोटल आ रहा था दोस्तों ये है आपका राइट आंसर इसका 0.00003484। ओके,
फिर नेक्स्ट है आपके पास ये, तो ये वाला देखिए आप, पहले ये है, फिर इधर क्लॉकवाइज गया, फिर एंटी क्लॉक, फिर गया क्लॉक, तो फिर यहाँ नेक्स्ट एंटी क्लॉक जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लॉजिक था, यहाँ पर जो 12 है उसका मल्टीप्लाई करना था इसके 14 का आधा कर लीजिए 7 से, तो 12 समझे 84, 18 का हाफ कर लीजिए 9, तो 9 9 जे 81। इसी तरीके से यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 88 हो जाए, तो 11 8 जा होगा, और 8 का दुगना कितना होता है 16 होता है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो इस तरीके से हमने पहले 10 अभाज्य, जितनी जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे आपका 3 5 7 इस तरीके से वो लिखने थे, और उसमें जो बीच की 2 संख्याएं आएंगी उनका एवरेज निकाल देना। तो उस वो जो हम निकाल रहे हैं, तो वो आ रहा है यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 12 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, जिस प्रकार से कोशिश सफलता से है, जैसे कोशिश करेंगे तो तब मिलती है सफलता, उसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे तब मिलता है ज्ञान, ऑप्शन सी राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आप लोग कर लेना, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 119। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, थोड़ा घुमा के दे रखा था, 30 माइनस 10 का 300 है, इसका मतलब 30 में से 10 गया, तो सॉरी इसमें माइनस नहीं करना था, इसका क्या मतलब था एक्चुअली में कि जो 30 और इंटू 10 करेंगे तब ये 300 आता है, इसका मतलब जो ये माइनस का साइन है ये किसके बराबर है, ये इंटू के बराबर है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर अगर हमें 12 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 4 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। इसका मतलब जो ये साइन है इसका मतलब प्लस था। इस प्रकार से अब हमने इस वाले इक्वेशन में ये जो साइन है इनको चेंज करके यहाँ पर फिट बिठा देना था, और जब हम इसको फिट बिठा के सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1090, इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, कल्याणी वीना की सास है सीना। ये जब आप टोटल इसको बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी राइट, माता। ठीक है, कल्याणी किस प्रकार अशोक से संबंधित है, तो जो है वो कल्याणी वहाँ पर अशोक की माता निकल रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है, एक पश्चिम की ओर व्यक्ति पश्चिम की ओर चला रहा है और उसे किन दिशाओं का अनुसरण करना है, तो वो दक्षिण की ओर वाहन चलाने लगे। तो जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है और अचानक से उसे दक्षिण की ओर जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, उसे बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि 8 रेशियो ये तो ये सॉल्व करके टोटल आ रहा है दोस्तों 193/74। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास 7 की पावर 14, इसको तोड़ ताड़ के करना था ये, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आ रहा है, जो 2 है इसका राइट आंसर था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की जो सापेक्षिक चाल है वो सब निकाल के और जिसको सॉल्व करना था, तो राइट आंसर इसमें 50 मीटर है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें टाइम एंड वर्क वाला था, तो पहले इसको कन्वर्ट करना था टाइम को, टोटल एक ही यूनिट में टाइम को कन्वर्ट करके वर्क को, और तब उनको कंपेयर करके तब निकालना था दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 5 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 5 घंटे बैल घंटे, इसमें कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था इनका टोटल, और वो एलसीएम पे ही वो एक साथ बजेंगी, तो एलसीएम जो है इसका 504 निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है दोस्तों, इसमें सबको मार्क्स मिलने चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, मोहन और रंगा स्वामी कब खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा, आप कर लीजिए इसको सॉल्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये भी आप लोग कर लेना, क्योंकि इसमें कोडिंग करके क्या करना होता है, 4 4 के ग्रुप बनाने होते हैं, 4 फिर 4 फिर 4 इस तरीके से। तो इस 4 4 के ग्रुप करके या जितने भी टोटल हैं उसको इक्वल नंबर में बांट करके ग्रुप बना के तब सॉल्व करना होता है। तो उस आपने जो थोड़ा बहुत रीजनिंग करने वाले उन्होंने तो ये कर लिया होगा, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन था, एक व्यापारी ने स्टॉक में ये सब किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 17.5%। तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा आज का पेपर। आई होप आप लोगों ने पेपर ठीक ठाक किया होगा, और जो लोग 80+ ला रहे हैं तो वो उनकी पूरी उम्मीद है, तो वो लोग अपना तैयारी जारी, मेंस की तैयारी शुरू कर दें, और बाकी लोग अपना LT की तैयारी के लिए लग जाएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।